मैं हूं हबीब रज़ा। फन टाइम चैनल की तरफ से आप सबको फ़िल्मी दुनिया की चंद ऐसी शख्सियात जिनको फ़िल्मी दुनिया से काफ़ी मालूमात जिनके पास है, उनमें से आज हमारे फन टाइम के जो मेहमान हैं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मुख्तलिफ़ फ़िल्मी रसाइल के अंदर इनके मरासलात शाया होते रहते हैं और फ़िल्मी दुनिया की शख्सियत के मुतालिक इनके पास बहुत ही वसी मालूमात है। तो आप सबको मिलाते हैं जनाब मकबूल अहमद बरफत साहब से। वैसे तो मकबूल अहमद बरफत साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं इनसे एक ज़ाती सा सवाल है, ये हो सकता है नाज़रीन के ज़हन में भी ये हो कि सिर्फ़ मकबूल अहमद बरफत साहब ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो मकबूल अहमद बरफत साहब, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल, सबसे पहला सवाल वो ये करना चाहता हूँ कि आप इस फ़िल्मी दुनिया से कैसे वाबस्ता हो गए? बाद में आपसे बहुत सारे सवाल आज आपसे पूछने हैं जी। और मैं ये भी पूछूँगा कि जो मेरा पसंदीदा, बल्कि इस वक़्त पाकिस्तान के 80% लोगों का पसंदीदा जो अदाकार है, जी। वहीद मुराद साहब है। मैं उस पर बाद में आऊँगा। जी। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ज़हन इस तरफ कैसे हुआ कि सिर्फ़ फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता आप क्यों रहे? जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि ये फ़िल्में देखना, किसी ज़माने में फ़िल्मों के बारे में बातचीत करना भी थोड़ा-सा मायूब समझा जाता था। हमें चूँकि ये बचपन की ये लत लगी हुई थी फ़िल्में देखने की और अदाकारों से हम उस वक़्त हमारी रिहाइश होती थी ली मार्केट में। तो ली मार्केट ओल्ड सिटी अगर आपने देखा हो जो कि तो लियारी का एक कदीम जी, इलाका है। कदीम इलाका है। वहाँ करीब हमारे सिनेमा होते थे, नूर महल, सुपर, सुपर, राक्सी, रॉक्सी, कुमार। कुमार, निगार, पीछे किस्मत, मतलब ये 2-4 सिनेमा थे। ऐसे ही। तो हम लोग थोड़ा-सा बस वो डंडी मार कर वहाँ चले जाया करते, तो सस्ती टिकट होती थी, वो रुपए डेढ़ रुपए की टिकट होती थी, उसमें हम अच्छा उसमें ये होता था कि भाई फ़िल्में हम देखते थे, बस फ़िल्मों को शौक होता था, कोई भी फ़िल्म हो बस हम देख लेते थे वो फ़िल्म। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो शौक जो है वो शुरू हुआ। फिर निगार जो है वो मुस्तकिल तौर से मेरे वो वालिद साहब जो बहुत सख्त थे इस मामले में, उन्होंने खुद मुझे वो अखबार लगा कर दिया कि नहीं अखबार अगर ये पढ़ता है तो उसको ये पढ़ने दे। इस तरह वो शौक फिर चला, परवान चढ़ा, फ़िल्में देख रहे, थोड़ा और शौर आया तो फिर सिलेक्टेड फ़िल्में देखने लगे। फिर वो अदाकारी की बारीकियाँ थोड़ी बहुत समझ में आने लगी, थोड़ा बहुत म्यूज़िक समझ में आ गए तो और चूज़ी हो गए। फिर ये अदाकारों की परफ़ॉर्मेंस देखकर फिर वो थोड़ा-सा ये आ गया कि कौन-सा अदाकार ज़्यादा बेहतर है। तो उस वक़्त फिर ज़हन में ये आया कि यार ये वहीद मुराद जो है, ये बहुत खूबसूरत अदाकार है, उसकी अदाकारी ऐसी है कि वो समझ लें कि दिल को भा गई और बस वहीद मुराद साहब थोड़े इन दूसरे अदाकारों की बनिस्बत ज़्यादा पसंद आने लगे। पसंद मैं सबको करता हूँ। जितने हमारे मुल्क के अदाकार हैं, मैंने आपको इस तरह कहा कि ये सारे वो हमारे नगीने हैं और सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा करीब होते हैं, वो तो दुनिया में होता ही है, हर आदमी की ज़ाती पसंद है, तो मेरी ज़ाती पसंद वही मुराद है। आपका नाम मैंने काफ़ी सुना फ़िल्मी दुनिया के हवाले से और मुख्तलिफ़ अदाकारों की मालूमात के हवाले से। आज मैं फ़ोकस करने जा रहा हूँ मेरे बहुत ही फ़ेवरेट अदाकार वहीद मुराद साहब को। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो शायद अभी तक मेरे पास तशनगी है इन चीज़ों की, इसलिए मैंने आज मकबूल अहमद बरफत साहब को चुना कि उनसे मालूमात ली जाए कि वहीद मुराद साहब कब, कहाँ, कैसे इस फ़ील्ड में आए। तो मकबूल अहमद बरफत साहब, थोड़ा-सा हमें बताइए कि बिल्कुल, जो वहीद मुराद वो कैसे एंटर हुआ? ये हमेशा होता है कि जब किसी शख्सियत को हम पसंद करते हैं, तो थोड़ा-सा खोज लगाने की भी कोशिश करते हैं उसके बारे में, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उसकी फ़नकाराना ज़िंदगी के बारे में। तो अभी मैंने वहीद मुराद के बारे में एक आर्टिकल उनका वहीद मुराद एडिशन था, उसमें भी इनके बारे में पूरी तफ़सीलात लिखी हैं। वहीद मुराद के आबा व अजदाद का ताल्लुक मेरी मालूमात के हद तक बेमनी एक रियासत होती थी इंडिया में, बेमनी। बेमनी, हाँ। तो उनसे उनका ताल्लुक होता था। उनके दादा जो थे ज़हूर इलाही मुराद साहब, वहीद मुराद के दादा, तो वो वहाँ थे। फिर वो रियासत थोड़ी-सी वो टूट गई। फिर वहाँ से वो हिजरत करके वो फैमिली कश्मीर आ गई। अब कश्मीर के बाद फिर कश्मीर के हालात भी कुछ ऐसे ख़राब हुए कि फिर उन्होंने फिर हिजरत की और फिर सियालकोट में, पंजाब का शहर सियालकोट था, अल्लामा इकबाल का शहर। अच्छा, ये अल्लामा इकबाल के दोस्तों में से थे।
मुराद इनका जो था वो इनका ख़ानदानी लक़ब था। वो जिस तरह एक मुराद मांगी जाती है उस तरीके से वो एक चीज़ चली आ रही थी। इनके ख़ानदान में मुराद ये साहब लगाते थे। ज़हूरुल्लाह साहब, फिर उनके बेटे निसार मुराद साहब। निसार मुराद साहब को फ़िल्मों से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था, सियालकोट में वो रहते थे। इनके जो वालिद साहब थे, निसार मुराद साहब के वालिद साहब ज़हूरुल्लाह साहब, वो फलाही काम बहुत ज़्यादा करते थे। उस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के लिहाज से भी तहरीकें मुख्तलिफ चलती थी, उसमें वो दिन रात रहते थे। पैसे वैसे बचाते नहीं थे, फाइनेंशियल लिहाज से कुछ वो मुस्तकम नहीं थे। तो फ़िक्र माश की तलाश में निसार मुराद साहब सियालकोट से बम्बई चले गए। उस वक्त बम्बई थी, अब तो मुंबई हो गई है वो, तो बम्बई चले गए। उस वक्त बेसिकली वो था, वो हिंद था, पूरा पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था उस वक्त। वहाँ पर एक फिल्म तकसीमकार इदारे में उन्होंने मुलाजमत कर ली। फिल्म तकसीमकार इदारे में उन्होंने मुलाजमत की। वहीं फिर उन्होंने शादी भी की इनकी वालदा मोहतरमा शीरीन मुराद साहिबा से, जो बेसिकली मुसलमान नहीं थी। अच्छा। इन्होंने उसको फिर वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके वालदा ने मुराद साहब को तो उसको नहीं था उनका, तो फिर उन्होंने शादी किया खुद शीरीन मुराद साहब ने। अच्छा, फिर वो उन्होंने एक ब्रांच खोली कराची में, उसी डिस्ट्रीब्यूशन इदारे ने अपनी ब्रांच खोली कराची में। तो उस कराची के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस का इंचार्ज करके निसार मुराद साहब की पोस्टिंग कराची में कर दी उन्होंने। तो वो वहीद मुराद की वालदा साहिबा के साथ कराची आ गए। कराची में फिर पैदाइश हुई वहीद मुराद साहब की। ये कौन से सन की बात है? ये पार्टीशन से पहले की बात है। अच्छा, वहीद मुराद की जो पैदाइश है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है। अच्छा, ये हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ी मालूमात है कि वहीद मुराद साहब जो है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बरसग़ीर से था, और उनकी पैदाइश जो है पाकिस्तान बनने से पहले की। यहाँ पर फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन वो चलाते रहे। इस दौरान पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान जब बन गया तो वो वहाँ की सारा जो था वो सिलसिला वो ख़त्म हो गया इंडिया का। तो ये जो इदारा था, ये इदारा फिर निसार मुराद साहब के कंट्रोल में आ गया। पर्सनल इनका हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा। फिर वो पाकिस्तान फिल्म्स के नाम से, फिर वो फिल्म आर्ट्स के नाम से, फिर वो अपना इदारा वो इस तरह चलाने लगे। और जब वो पाकिस्तान बन गया तो इंडियन फिल्मों के वो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे निसार मुराद साहब। जब वो इंडिया से फिल्में पाकिस्तान में उस वक्त रिलीज़ होती थी, जब तक ये जाल फिल्म की तारीख नहीं चली और 65 के बाद मुकम्मल तौर से पाबंदी नहीं लगी, तो उस वक्त तक वो इंडियन फिल्मों के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ साथ वो तो पाकिस्तानी फिल्में भी लेते थे, चलाते थे। फिर इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में, और वहीद मुराद साहब भी फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी तालीम यहाँ पर मेरी क्लास स्कूल से जारी रखी। सिंध मदरसे से उन्होंने फिर वो ग्रेजुएशन किया। कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश में लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। फिर वो अपने वालिद साहब के साथ उस दौरान ही इनके दोस्तों में फिल्म के अंदर ये कैसे जलवागर हुए वो सुनने के लिए हम बेचैन हैं। ये था कि इनके प्राइमरी के और सेकेंडरी के और कॉलेज के दोस्तों में से कुछ दोस्त इनके साथ थे, ख़ास तौर से परवेज़ मलिक साहब इनके बड़े करीबी दोस्त थे। मसरूर अनवर साहब भी इसमें थे, सुहेल राना साहब भी थे, लेकिन ये बात की है असल दोस्ती इनकी थी परवेज़ मलिक साहब से। इन्होंने उस वक्त ये प्लान बनाया था कि हम फिल्म टेक्निक की डिग्री लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। इन्होंने सारा कुछ कर लिया, वहाँ से फॉर्म भी मंगवा लिए। ये चूँकि अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद थे, ये इनकी तो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इनके वालिदैन वहीद मुराद के, इनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। इनको शौक़ पूरा करने के लिए निसार मुराद साहब ने कहा कि आपका जो शौक़ है मैं आपको यहीं पूरा कर देता हूँ, आप यहाँ फिल्में बनाएं, यहाँ सब कुछ करें, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी। वो जो पैसे वहाँ खर्च होने वाले थे, कारोबारी डिज़ाइन था ना उनका, तो उन्होंने कहा जो वो पैसे वहाँ खर्च होने वाले, वो पैसे यहाँ लगाओ, तुम हमारी नज़रों के सामने रहो। परवेज़ मलिक चले गए वो डायरेक्टर की डिग्री लेने के लिए, और ये यहाँ रह गए। फिर उन्होंने इस तरह फिर अपना इदारा वो चलाया। पाकिस्तान आर्ट्स के बैनर तले उन्होंने 2 फिल्में उस वक्त बनाई। सवाल फिर वही आता है नाज़रीन कि वहीद मुराद साहब की एंट्री कब, कैसे और कहाँ हुई, वो सुनने के लिए बेचैन हैं। अच्छा, वो स्क्रीन पर आप हाँ, फर्स्ट जलवा जो था उनका। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। बहुत अच्छा सवाल किया। मुझसे कई लोगों ने इंटरव्यू लिया, लेकिन ये सवाल नहीं किया। तो लोग कहते हैं कि इनकी वहीद मुराद की पहली फिल्म औलाद है, और वो सारे कहते हैं कि औलाद है जी, हमने भी औलाद ही मान रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा तो रिसर्च किया कि नहीं, औलाद नहीं, उससे पहले एक फिल्म थी साथी, दर्पण उसके थे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म औलाद नहीं है, वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म है साथी।
बरफत साहब के मुताबिक। रजा साहब यकीनन, मेरे मुताबिक नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। तो वो ऐसी चीज़ है जो जो हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने अपने उस वॉल पर उसकी बाकायदा वीडियो भी लगाई कि एक मंजर होता है साथी फिल्म का, ये डिस्ट्रीब्यूटर थे उसके। आप मेरी स्क्रीन पर ये मंजर देख रहे होंगे इस क्लिप को, कि जो बरफत साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल हमारे पास इस बात का एक प्रूफ है। हाँ जी। इसमें आप देख सकते हैं इस मंजर में कि वो वहीद मुरादी हैं। वो क्योंकि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो अपनी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए वो लाहौर गए थे। तो लाहौर में वो शूटिंग किसी फैक्ट्री में हो रही थी, तो वहाँ दर्पण साहब के, क्योंकि इनके मरासिम थे, दोस्ताना मरासिम थे, तो दर्पण साहब ने कहा कि चले जी आपको भी थोड़ा सा हम स्क्रीन पर ले आते हैं। तो उन्होंने उसी कपड़ों में अपनी सिर्फ शर्ट उतार दी, बनियान पहनी हुई है मंजर में जिस तरह आप देख रहे हैं कि उस बनियान में वो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, और दर्पण साहब आते हैं, उनसे एक दो डायलॉग कहते हैं। ये इनका पहला पर्दा सिमी पर वहीद मुराद की पहली एंट्री है। मेरे लिए एक शौक की बात है कि वहीद मुराद साहब की पहली जो एंट्री थी वो तकरीबन फिल्मी दुनिया के अंदर जो है, लोग कहते हैं कि औलाद फिल्म के ज़रिए हुई, लेकिन अब ये प्रूफ भी आपके सामने आ गया है। अच्छा, एक सवाल जो है, मैं वहीद मुराद साहब से काफ़ी इंस्पायर हूँ। जी जी। तबीयतन कैसे थे वो? देखें, वो अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। हमारे पसंदीदा अदाकार हैं, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। इंसानी लिहाज से उनमें, इनकी ज़ात में भी कुछ कमी बेशी हो सकती थी, जिस तरह हर इंसान में होती है। लेकिन अगर उनके, हम क्योंकि हम ज़ातियात की बात नहीं करते, हम अदाकारी के हवाले से बात करते हैं, तो अदाकारी में उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया। वो ऐसा ट्रेंड दिया कि न्यू जनरेशन जो थी वो उस वक्त दीवानी हो गई थी उनकी, खासकर गाने के वो उनकी गानों की पिक्चराइजेशन। तो अब हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अदाकारों ने भी उनको कॉपी किया। जितेंद्र उस वक्त अपने स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे, जिस वक्त ये था, तो नाकाम जा रहे थे वो। फिर उन्होंने वहीद मुराद को, उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया, वहीद मुराद का उन्होंने फिर वो फिल्मों के गानों की कॉपी की, बाकायदा कॉपी की उन्होंने, और फिर वो हिट हो गए अपने मुल्क में। मेरे सामने वहीद मुराद साहब की काफ़ी फिल्में हैं, और तकरीबन हर फिल्म को मैं ये कहता हूँ कि ये एक अपने में एक नगीना है, एज आ आर्टिस्ट भी और एज आ फिल्म भी। लेकिन बरफत साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि बरफत साहब, उनकी फिल्मों में अच्छी फिल्म जो दुनिया जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो कौन सी? हाँ, दुनिया पसंद करती है, वो भी एक सवाल है, क्योंकि इनकी कामयाब फिल्में, अगर आजकल पैमाना बन गया डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, और ये फिल्में तो वहीद साहब की कम है इस तरह की, लेकिन उनकी अदाकारी का मयार किसी फिल्म में उन्होंने गिरने नहीं दिया आपने। लेकिन ये कि मैं उनकी एक ही फिल्म का हवाला उनके लिए काफ़ी, अरमान एक ऐसी फिल्म थी जिन्होंने, एक नौजवान ग्रुप था, वही दोस्तों का, जिस तरह मैंने आपको बताया, वही स्कूल कॉलेज के दोस्त, अमेरिका से वो डिग्री लेकर आकर फिल्म मेकिंग की, परवेज़ मलिक साहब, और फिर मसरूर अनवर साहब, सोहेल राना साहब को एज ए प्रोड्यूसर भी वो पहले चांस दे चुके थे उनको। ये चार का एक टोला बन गया, और उन्होंने हलचल मचा दी, फिल्म इंडस्ट्री में एक नयापन लेकर आए। आप देखें कि अरमान की कहानी देखें, अरमान की गानों की पिक्चराइजेशन देखें, अदाकारी का मयार देखें, उनका सेट देखें। सेट के अलावा आउटडोर में जो सब उस वक्त, अभी जो अकेला क्लाइमेक्स का जो गाना है, वो जो माला बेगम की आवाज़ में, वो जो ज़ेबा बेगम पर फिल्माया गया था, वो पहाड़ों पर, वो उस वक्त हब्स का माहौल था। अब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने फिर शूटिंग रोक दी। उस ज़माने में उन्होंने वो जो फ़ैन मंगवाए हैं बहुत बड़े बड़े, उसको अरेंज करना, मरी जैसे पहाड़ियों पर जनरेटर पर उन सबको चलाना, और वो मंजर कशी करना, कमाल था वो। नाकाबिले यकीन बातें हैं। हाँ, उस वक्त वो नाकाम किसी ने नहीं किया था। ये जो हवा चलती है, ये मसनूई हवा है, ये पंखों की हवा है, और वो सारा कुछ उसको अरेंज करना, आप समझे उस दौर में, इस वक्त तो हो सकता है, इस वक्त तो खैर आप ज़्यादा बेहतर, आप खुद आप यकीन करें मेरे हाज़रीन कि बरफत साहब जो कह रहे हैं, मैं फील कर रहा हूँ कि मैं किसी पहाड़ पर खड़ा हुआ हूँ, और मेरे सामने बड़े बड़े फैन चल रहे हैं, और वो खुश्क पत्ते जो है ना, वो मेरे सामने लहराते हुए जा रहे हैं। तो वो उस वक्त जब इस लेजेंड के सामने हुआ होगा, तो क्या मंजर होगा। कौन सी फिल्म थी वो? अरमान फिल्म थी। अरमान, कौन सा गाना था? अकेले न जाना गाना था, क्लाइमेक्स का गाना, जिसमें उसकी वो साड़ी उड़ती है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये गाना ऐसा था कि मेरे साथ जो है इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं दानिश साहब, इस गाने से मैं इतना इंस्पायर हुआ था एक ज़माने में, यानी आज से कोई 10-12 साल पहले, तो इस गाने को मैंने अपने ऊपर पिक्चराइज किया था। तो वो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये मुझ पर पिक्चराइज हुआ है। बरफत साहब ने जो है ना क्या याद दिला दिया। एक चीज़ मुझे जो अक्सर परेशान करती है जी, कि
उस वक़्त इनका जो एक कॉम्पिटिशन था, उस वक़्त मैं समझता हूँ हबीब साहब थे, कमाल साहब थे और मोहम्मद अली साहब थे और इससे पीछे अगर मैं चले जाऊँ संतोष साहब थे। जी, जी। अ, इन सब के होते हुए वहीद मुराद को जगह कैसे मिली? क्या उनकी खूबसूरती ने फ़िल्म बीनों को मुतासिर किया या उनके ऊपर जो एक लफ्ज़ था चॉकलेटी? जी, जी। बात मैंने आपको जिस तरह बताई, वो हवा का एक ताज़ा झोंका साबित हुआ हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। ये अदाकार खूबसूरत वो अदाकार थे, हमारे सारे अदाकार ये जो आपने नाम लिए बड़े-बड़े नाम थे, इनके दरमियान अपनी जगह बनाना आपका सवाल भी बहुत दिलचस्प है कि वो कैसे उभरे। तो उन्होंने एक नयापन दिया, एक अदाकारी में वो चीज़ दी जो न जिसको शायद कहीं हमारा फ़िल्म भी ढूँढ रहा था। वो उनको तस्कीन मिली उस उनकी अदाकारी से। उन्होंने देखा कि एक ऐसा हीरो आया, चॉकलेटी हीरो से मुराद वो नहीं है कि शौख़ व चंचल सा भी एक और ऐसा आया एक कि वो छा गया, समझे? वो आया, उसने देखा और उसने फ़तह कर लिया। वो आए और वो छा गए। कोई अपनी अदाकारी के मसनूईपन उसमें ना, मैंने ना, नहीं ना, देखा। ना जी, कुछ भी नहीं था। उसकी उनकी अदाकारी देख लें, उनकी खूबसूरती देख लें, उनका स्टाइल देख लें, उनके कपड़े पहनने का अंदाज़ देख लें, सबसे बढ़कर उनका गाने पिक्चराइज़ कराने अच्छा, का। यही मैं अभी पूछने वाला था आपसे कि उस ज़माने में जो डांस डायरेक्टर हुआ करते थे जिनको हम कोरियोग्राफर कहते जी, हैं, जी, जी। तो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब उन पर कोई गाना पिक्चराइज़ के लिए उनको दिया गया, तो उन्होंने जब वो उस कोरियोग्राफर की हरकतें देखी, तो उनसे कहा आप एक साइड हो जाएँ, इस गाने को मैं खुद कर लूँगा। और वो गाना मेरा ख़्याल है था शायद कोको कोरिना? जी, जी, कोको रीना तो हमारा पहला पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग है। वही मैं कह कहते रहा हैं हूँ। जी बहुत ज़माने के बाद टीवी पर हमारे बहुत अच्छे सिंगर आलमगीर साहब और मोहम्मद अली शेखी साहब और तहसीन साहब, इस तरह के गुलकार हैं, लाजवाब बहुत अच्छे गुलकार हैं। लेकिन पहला अगर गाना देखा जाए पॉप सॉन्ग वो था ये कोको कोरिना। सर उस अहमद वक़्त की रुश्दी वो ने जो बहुत खूबसूरत गाया, लेकिन वहीद मुराद ने भी उसको पिक्चराइज़ेशन में हक अदा कर दिया यानी उसका। उस ज़माने की जो मेरे पास चंद मालूमात हैं वो ये है कि अक्सर शादी-ब्याहों के अंदर भी जो है ना वो तालियाँ बड़ी मशहूर होती थी उस गाने की। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बात करूँगा दोराहा की। दोहरा इस फ़िल्म को आप कैसे देखते हैं? दोहरा वो फ़िल्म है जिससे ये जोड़ियाँ टूट गई। ये फ़िल्म दोहरा वो फ़िल्म है जिसमें एक आखिरी इंटरव्यू था उनका सिल्वर जुबली में अनवर मकसूद साहब ने लिया था, जो उनके वहीद साहब के दो ज़ाती दोस्त भी थे। उनमें खुद वहीद साहब ने इस बात का इकरार किया कि इससे पहले जितनी फ़िल्में इन चारों ने मिलकर बनाई, उसका प्रोड्यूसर जो थे वो वहीद खुद होते थे। अरमान थे, हीरा और पत्थर था, एहसान थे। ये फ़िल्में उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी। फिर उन दोस्तों ने थोड़ा-सा देखा कि जी हम भी वहीद साहब शायद सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तो फिर वो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर दोहरा फ़िल्म के प्रोड्यूसर सोहेल राना और परवेज़ मलिक साहब थे। वहीद साहब नहीं थे। वहीद साहब ने एज़ एक्टर सिर्फ़ काम किया था इस फ़िल्म में। लेकिन बस वो किस्मत थी कि ये फ़िल्म उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और फिर इन दोस्तों के दरमियान भी इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही उसके रिलीज़ के बाद भी इख्तिलाफ़ात हो गए और फिर ये आपस में अलग हो गए। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगा वो ये है कि वहीद मुराद साहब जब अपने पीक दौर पे थे, तो उनके मुतल्लिक़ कुछ ऐसी ख़बरें थी जिन्होंने उनको बड़ा नर्वस और वो कर दिया था। वो क्या ख़बरें थी? सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे वहीद साहब। सोने का चम्मच, एक ये जो मुहावरा है ना, ये मुहावरा शायद बना ही वहीद साहब के लिए था। वो अब उनके ज़हन में एक बात आ गई थी, बदकिस्मती से ये आ गई थी कि मैं हमेशा शायद हीरो ही रहूँगा, शायद मैं हमेशा उरूज पर ही रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, कुदरत का एक निज़ाम है कि हर उरूज को ज़वाल भी है। फिर उसको थोड़ा-सा ज़हनी तौर से कबूल भी कर लेना चाहिए। हमारे बहुत से अदाकारों ने इस चीज़ को कबूल किया। नदीम साहब की उसकी मिसाल है, मोहम्मद अली साहब यंग रोल के कैरेक्टर में आने लगे, बहुत से अदाकार इस तरह जैसे वो आने लगे। वहीद मुराद साहब शायद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। कबूल नहीं कर पाए। फिर उसके साथ उनके साथ जिस तरह मैंने कहा कि उनके अपने साथी थे जिनको उन्होंने बांध अरूज तक पहुँचाया। ये सारे साथी जो नाम लिए मैंने, परवेज़ मलिक साहब को, सोहेल राना साहब है, मसरूर अनवर साहब, शबनम साहिबा को लाकर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से लाकर समंदर में सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने कास्ट किया अपनी फ़िल्म में, उसमें लेकर ही वो आए थे समंदर। समंदर फ़िल्म में।
सोहेल राना साहब उसको, अपने रॉबिन बुश साहब को, इनको इंट्रोड्यूस कराने बहुत से अदाकार ऐसे थे जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन जब उनका वक्त आया, जब उनको दोस्तों की ज़रूरत थी, तो शायद वो दोस्त उनके साथ खड़े नहीं रह सके। इस वजह से वो थोड़ा सा, जिस तरह आपने कहा कि वो नर्वस हो गए, थोड़ा सा वो परेशान हो गए। वहीद मुराद साहब आज हमारे हम में मौजूद नहीं हैं, हम उनके प्रस्तार हैं, लेकिन जब भी उनसे मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू होती है, बल्कि मैं किसी भी चैनल से अगर वहीद मुराद से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू चल रही होती है तो मैं उस प्रोग्राम को पूरा देखने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जो अभी तक मेरे दिल में कुछ तशनगी है वो पूरी हो जाए। लेकिन जब भी उनसे मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू होती है, बल्कि मैं किसी भी चैनल से अगर वहीद मुराद से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू चल रही होती है तो मैं उस प्रोग्राम को पूरा देखने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जो अभी तक मेरे दिल में कुछ तशनगी है वो पूरी हो जाए। अच्छा, एक सवाल उनके बारे में ये भी है बरफा साहब कि शबनम, ज़ेबा, मुमताज़ और शमीम आरा, दीबा, यानी जितनी भी हीरोइनें थी, वो उनमें से कोई भी उसके साथ मुखलिस नहीं थी। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये एक तो उनका अंदाज ऐसा था ना, वहीद मुराद साहब का फिक्री अदाकार थे वो। अब उनको आप कोई और रंग भी दे दें, असल में रोमांस की बात आती है तो वो दिखाते हैं कि रोमांस ऐसा ही होता है। रोमांस ये नहीं होता कि हम 4 फीट के फासले से औरत मर्द खड़ा हो तो रोमांस, वो ज़माना नहीं था उस वक्त भी फिल्म दिनों का। तो वो थोड़ा सा नेचुरल एक्टिंग करने की कोशिश करते थे, जो शायद उनके शौहर फितरत साहिबान में को, शामिल है, उनके शौहर साहिबान को, अदाकारों के शौहर पसंद साहिबान नहीं को था। वो, लेकिन उस जमाने में तो ज़ेबा शादीशुदा नहीं थी। हाँ हाँ, ज़ेबा ने तो इनकार नहीं किया था ना। ज़ेबा ने तो उनके साथ काम करने से इनकार नहीं किया था। ज़ेबा की जब मोहम्मद अली साहब के साथ शादी हो गई तब तो इनकार उन्होंने हुआ। किसी भी अदाकार के साथ काम करने से वो मना कर दिया था, मोहम्मद अली के अलावा। उस लपेट में फिर वहीद मुराद साहब सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितनी जो जोड़ी है पाकिस्तान की नंबर 1 जोड़ी कही जा सकती है इस वक्त, तो वहीद मुराद ज़ेबा की जोड़ी थी। अच्छा, जो वो टूट गई। इससे रिलेटिव एक और बात भी मशहूर हुई कि एक फिल्म थी मुमताज़ बेगम की, जो उसके साथ हीरोइन थी। उस फिल्म में कुछ ड्रेसेस का मामला था कि वो ड्रेसेस हाँ जो जी, है हाँ वो जी, अच्छे हाँ, नहीं हाँ थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वहीद मुराद थे हाँ, जो कि यानी कि हर हाँ, जगह स्कैंडल बनाते थे। मोहब्बत ज़िंदगी का ये गाना आप मोहब्बत बता सकते जिंदगी हैं। का जी, गाना जी, है, जी, और जी, जी। उस शायद अगर मुझे याद हो तो तुरु तारा ऐसा तारा, कुछ था। उसमें ड्रेसेस जी, अच्छे जी, नहीं जी, थे जी। और उन्होंने उनको मना किया था। वो कह देते थे। अब वो उनको, क्योंकि वो बचपन, उनका तो ज़िंदगी ही फ़िल्म में गुज़रा था। उन्होंने आँख खोली फ़िल्मी माहौल में। पाकिस्तान बरसग़ीर क्या, वो दुनिया के कम उम्र तरीन प्रोड्यूसर थे। दुनिया के कम उम्र तरीन प्रोड्यूसर थे वो, कि 18-19 साल की उम्र में वो प्रोड्यूसर बन गए थे, बाकायदा प्रोड्यूसर। तो उनको बारीकियों का सब पता था। मुमताज़ साहिबा ने ऐसा ड्रेस कुछ वो पहना था कि उन्होंने कहा था यार इतना खूबसूरत गाना है, और ये एक तो ये कि ये मुनासिब भी नहीं है, दूसरा ये सेंसर में फंस जाएगा, ये गाना ही कट जाएगा। तो उन्होंने वहीद मुराद साहब ने वो इनकार कर दिया। वो खुद हीरोइन को सेट पर बताते भी थे, बाकायदा तौर पर मुदाखलत नहीं करते थे डायरेक्टर के काम में। उनकी अपनी एक ज़ाती फिल्म थी मस्ताना माही। एक थोड़ा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। सयोनी मेरा माही इस वक्त हमारे क्लासिकल गाना है। वो ऐसा गाना है कि जो शायद ही ना बने। चंद गाने ऐसे होंगे जिनमें हम उस गाने को रख सकते हैं। उसकी शूटिंग हो रही थी, तो आलिया हालांकि बेसिकली है ही डांसर, बहुत खूबसूरत डांसर है, हमारा अदाकारा भी बहुत अच्छी है हमारे मुल्क की। नर्वस हो गई थी वो स्टेप नहीं ले पा रही थी उस गाने पर सही तरीके से। प्रोड्यूसर ये थे, इफ्तिखार खान डायरेक्टर थे उसके, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हसीन कादरी का लिखा हुआ था ये गाना, वो लेकिन मुदाखलत, अब रीटेक पर रीटेक हो रहे थे, रीटेक पर रीटेक, आखिर उनको मुदाखलत करनी पड़ी वहीद मुराद साहब को। उन्होंने कहा थोड़ा वक्फा लेकर वो आलिया साहब के पास आए। उनसे कहा कि जी आप अपने जहन में पहले तो आप रिलैक्स हो जाएं, कि मैं वहीद मुराद नहीं हूँ। आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनकी शख्सियत से वो थोड़ा सा वो थी, मुतासर थी और बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है कि उनको मिसाल दिया कि जी वो भी नहीं थी ना, नीलो जब आए मौसम रंगीले सुहाने, नीलो नहीं थी बिल्कुल। देखें कितना अमर गाना हो गया। इस तरह की कुछ मिसालें देकर उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको तैयार किया। उसके बाद वो जब रिकॉर्ड हुआ तो फिर कहते हैं कि पूरी उस हॉल जो था वो तालियों पर मिठाई मंगवाई। वहीद मुराद साहब ने कहने लगा ये देखिएगा आप गाना, ये आपको वही मुकाम देगा जो सबिया खानम और वो नीलो साहिबा ने, वो लटुल जी वाले सबिया खानम और वो आए मौसम वाले जो नीलो, वो मुकाम आपको, और वैसे ही हुआ। वहीद मुराद ने अभी तक कितनी फिल्में बनाई हैं और कितनी फिल्मों में एक्टिंग की है और कितनी फिल्मों में कैसे कैरेक्टर किए हैं?
उसके बारे में थोड़ी सी हाँ। तफसील। इनकी अपनी फिल्में जो एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर 8-9 के करीब फिल्में हैं इनकी अपनी, जो उन्होंने खुद अपनी प्रोडक्शन क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम इंसान बदलता से लेकर हीरो तक इनकी फिल्में आ जाती हैं, 8 या 9 बनती है तकरीबन इनकी जो अपनी प्रोडक्शन में अपनी प्रोडक्शन 124-25 के करीब इनकी अपनी फिल्में जिन्होंने अदाकारी की है। 6 फिल्में ऐसी हैं जिसमें इन्होंने एज ए गेस्ट आर्टिस्ट काम किया है, बतौर मेहमान अदाकार के एंट्री दी है उन्होंने। इसमें पंजाबी और उर्दू की मिलाकर फिल्में हैं ये, दर्जन भर के या से थोड़े कम पंजाबी फिल्में, बाकी सारी इनकी उर्दू ज़बान की फिल्में हैं। अगर इनके किरदारों की बात की जाए तो पहली फिल्म से लेकर उन्होंने बहुत वैरायटी दी है फिल्मों की, किरदारों की। इनकी एज ए हीरो पहली फिल्म थी हीरा और पत्थर, उसमें इन्होंने एक लियारी के गदागाड़ी वालों का किरदार, क्या कैरेक्टर था। अरमान फिल्म पर उसके बाद आई बिगड़े हुए रईसजादे का किरदार किया, फिर वो एक नाकाम आशिक का किरदार भी उसमें वो आ जाता है। उस तरह के जाग उठा इंसान में उन्होंने एक बलोच जैसे खाना बदोश कबीले के फर्द का किरदार, कादर बश के भतीजे का किरदार किया था उन्होंने, उस वक्त मोहम्मद अली साहब ने उसका टाइटल रोल किया था। उसमें भी जोश फिल्म में एक्शन फिल्म थी जिस पर फिर वो सत्ते पे सत्ता इंडिया में बनी, और इस तरह की फिल्में, उसमें उन्होंने एक्शन हीरो के तौर पर बहुत ज़बरदस्त इस वक्त वो किरदार अदा किया। इंसानियत फिल्म उनकी ऐसी फिल्म थी जो मेरा ख्याल है कि शायद डॉक्टर का किरदार उन्होंने अमर कर दिया था, जिसमें आई थिंक तारिक अजीज साहब और साथ में जेबा थी, ने पगली का किरदार किया था उसमें। वो फिल्म दिलीप साहब ने भी देखी थी। ये मिसालें इसलिए भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं कि जो इंस्टीट्यूट कहलाते हैं अदाकारी के, वो अगर किसी के बारे में आम आदमी कोई राय दे तो शायद वो इतनी अहमियत ना रखे। दिलीप कुमार का ये कहना था किसी उस ज़माने में जब उन्होंने वो फिल्म कहीं देखी थी तो उन्होंने कहा था कि वहीद मुराद ने जो किरदार डॉक्टर का किया है, मैंने इससे बेहतर किरदार डॉक्टर का नहीं देखा आज तक। वहीद मुराद साहब के अल्फाज मेरा ख्याल है बहुत मायने रखते हैं। दिलीप कुमार साहब का वहीद मुराद के बारे में ये किरदार था। फिर उसके बाद फिर फिल्में आप देखते रहेंगे, एक्शन रोड में दौलत और दुनिया, अच्छा डाकू का एक किरदार ऐसा होता था, और वो जी टाटा बांध कर और वो जी घोड़े पर और ये डाकू, लेकिन उन्होंने एक मॉडर्न डाकू का, दिलबर डाकू का किरदार उसमें किया, और उन्होंने इतना सॉफ्ट तरीके से उस किरदार को अदा किया कि बस समझ लें, जब खुल खिले देख लें कि जी वो 3 भाई बिछड़ जाते हैं जी, एक वो कानूनदान वकील बन जाता है तो एक इंस्पेक्टर बन जाता है, और एक बेईमान बेईमान में तो इमरान नहीं, चोर वो बन जाता है वो। तो ये इस तरह की किरदार जो है वो बहुत ही लाजवाब है। शबाना में देख लें, हालांकि शाहिद बहुत अच्छी शाहिद की, नो डाउट के उसमें शाहिद का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन एक नाकाम और अपने बीवी और अपने भाई से का डसा हुआ एक वो जो किरदार, अपने हुए पराए, कुछ फिल्में इनकी ऐसी थी जो शायद चल नहीं सकी, लेकिन उनमें इनका किरदार इतना ज़बरदस्त था कि उससे अपने हुए पराए का किरदार देखें आप। राजा की आएगी बारात उसकी फिल्म में है, उसका किरदार देखें आप। अच्छा, कुछ इनके बारे में ये है कि इनकी कुछ फिल्में जो है ना वो बंद पड़ी रही हैं, मकसद फिल्में 50% तक कंप्लीट होके डब्बे में बंद हो गई। हाँ, कुछ फिल्में इनकी वो ये तो सिर्फ इमरान के साथ नहीं है, ये बहुत से अदाकारों के साथ है। इस तरह हुआ था कि कुछ सिर्फ फाइनेंशियल मैटर हो जाता है, कुछ वो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जो मेरा पहला सवाल था इससे पहले कि वो जो हीरोइनों का जो मामला था, क्या वो उनकी वजह से फिल्में बंद? नहीं, उनकी वजह से कोई फिल्म रुकी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त फिर वो दूसरी एसोसिएशंस भी इन्वॉल्व हो जाती थी। जिस तरह अब बंदगी की शूटिंग के दौरान रॉबिन विलियम्स साहब ने अपने वाइफ को मना कर दिया था, शबनम साहिबा ने कभी मना नहीं किया था। वहीद मुराद जिनके बारे में चॉकलेटी होना मशहूर है, मुझे ये बताएं कि कितनी हीरोइनों के साथ पाकिस्तान की उन्होंने जलवा दिखाया अपना, और कितनी ऐसी फिल्में हैं जिनके साथ हीरोइनें यानी तड़पती थी कि हम इस फिल्म में वहीद के साथ काम करें। हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। खूबसूरत हीरोइनों की तरह हमारे पाकिस्तान की आप ये देखें कि स्टार्ट उन्होंने वहीद साहब ने हमारे लिए लिया था ज़ेबा बेगम के साथ, और वो जोड़ी मेरा ख्याल है कि अगर हम टॉप 3 की जोड़ियाँ देखे जाएं तो उस पर सर फहरिस्त ज़ेबा और वहीद मुराद की जोड़ी रहेगी। उसके साथ हीरा और पत्थर है, अरमान है, एहसान है, एक फिल्मों की एक अच्छी खासी तादाद है जिसपे उन्होंने क्या मोहम्मद अली के साथ शादी करके वो जोड़ी हमारी टूट गई। ज़ेबा के बाद अगर कोई नाम आता है तो रानी बेगम।
रानी बेगम के साथ उनकी फिल्में देवर भाभी से लेकर फिर वो अंजुमन, जिस तरह आपने नागमणि। कहा, नागमणि बड़ी खूबसूरत दीदार है उनकी फिल्म, सुरैया भोपाली और बहुत सारी फिल्में हैं। जो बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ का बहुत खूबसूरत एक एम सादिक साहब ने शुरू की, फिर असद तारिक साहब ने उसको कंप्लीट किया। फिर शबनम साहिबा के साथ उनकी फिल्म, उनकी पहली फिल्म जिस तरह उनको लाकर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से समंदर उनकी फिल्म थी, फिर उसके बाद फिर वो अंदलीब देख लें, बंदगी देख लें, वहाँ से तक किरण और कली के तक भी आ जाए, उसको मांग मेरी भर दो, लाडला, जहाँ तुम वहाँ, बहुत खूबसूरत फिल्में उनके साथ थी। लेकिन वो भी फिर वो सिलसिला टूट गया थोड़ा सा बीच में। फिर वो आलिया साहिबा के साथ उनका बड़ा अच्छा प्यार बना। हम वहीदुल्ला साहब का प्यार तो बहार साहब के साथ, बहार बेगम के साथ भी था। अच्छा। जी, वो तो उस जमाने में भैया फिल्म चित्रा सिंह, वो ईस्ट पाकिस्तान में उनकी बनी थी फिल्म, उसकी चित्रा सिंह उनकी हीरोइन थी। कोई ऐसी फिर वो पंजाबी फिल्मों की तरफ आ जाए, वहीदा रहमान, अनोखा दाज पंजाबी फिल्म थी जो लाहौर कराची सर्कट में तो इतनी नहीं चली, पंजाब में उन्होंने प्लेटिनम जुबली फिल्म है ये अनोखा दाज, उसमें वहीदा रहमान उनकी हीरोइन थी। कोई ऐसी हीरोइन नहीं थी जिसके साथ उन्होंने अपने दौर की कोई ऐसी हीरोइन नहीं बची होगी जिसके साथ उन्होंने काम। आसिया बेगम के साथ उनकी फिल्में, मुमताज़ साहिबा के साथ उनकी बड़ी खूबसूरत फिल्में हैं। लोग कहते हैं कि शीशे के घर में उनकी फिल्म वहीद मुराद को काम नहीं करना चाहिए था, वहीद मुराद बिल्कुल काम नहीं करना चाहते थे। ये मुमताज़ थी जिन्होंने मजबूर किया वहीद मुराद को शीशे के घर में काम करने के लिए, तो मुमताज़ के कहने पर उन्होंने काम किया। फिर उनके साथ थोड़ी ज्यादती भी हुई कि उस फिल्म में। जोश में भी इनके साथ रानी थी ना? जी जी, जोश में रानी थी। नाज़रीन, ये जोश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरे पीछे स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे कि मैं खुद बार बार कहता हूँ कि मैं वहीद मुराद का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इस फ़ैन के हवाले से मैंने इसको अपने ऊपर फिल्माया है, वो भी आप देख रहे होंगे। अच्छा बरफा साहब, इनकी एक फ़िल्म थी नागमणि, जिसमें रानी और वहीद मुराद का मेरा ख्याल एक ऐसा अमर कैरेक्टर है। नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत लाजवाब फिल्म थी और सांपों के मौजू पर पाकिस्तान में बनने वाली इस वक्त की सबसे अच्छी फिल्म है। हालांकि नागन फिल्म बनी थी रतन कुमार और नीलो की, उसका रीमेक फिर नाग और नागन, उसमें वहीद मुराद साहब भी थे, वहीद मुराद साहब और रानी साहब थे, वो भी ना सांपों की कुछ और भी फिल्में इस मौजू पर बनी है। लेकिन नागमणि ऐसी फिल्म है जिसकी मिसाल दी जा सकती है, मुमकिन है दोबारा बनना। बिल्कुल। हालांकि उसको वो पजीराई नहीं मिल सकी जो फर्स्ट, ये कुछ फिल्में हैं बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो शायद उनको वो पजीराई नहीं मिल सकी जो उनका हक बनता था। लेकिन फिर नागमणि ने वो कमी यूँ पूरी की कि सेकंड रन थर्ड रन में चलकर उसने बहुत ज़्यादा बिजनेस कर लिया बाद में। अगर इस प्रोग्राम में मैं देवर भाभी और अंजुमन की बात ना करूं, ओह, ये कुछ किरदार तो मखसूस ही वहीद मुराद साहब के लिए है। आप देख लें, आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे सामने है कि कोई किरदार, कोई अदाकार, मेरा ख्याल है कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि देवर के किरदार में और फिर वो सबिया साहिबा के साथ खास तौर से इनका जो कॉम्बिनेशन था, और ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही घर से उठकर कोई देवर भाभी हमारे अच्छा, नजरों के सामने। मैं जब भी देवर भाभी को और अंजुमन को देखता हूं तो मुझे ये एक ही लगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम कैरेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें भी इसी की कुर्बानी है। हाँ हाँ, और उसमें भी इसी की हाँ कुर्बानी है। हाँ, यानी कुर्बानी की एक लाजवाल दास्तान जो है हाँ, इन दोनों फिल्मों में बिल्कुल। वही साहब ने की है। लेकिन शराब पीकर जिस तरह वो हिचकियां लेना और उसको अदा करना, उसमें बहुत कमाल। वहीद मुराद जो आज हम में मौजूद नहीं है, एक ऐसा सितारा जो न जाने कैसे बुझ गया। हम आज तक उसे ढूंढ रहे हैं किसी और अदाकार में, हमें नजर नहीं आ रहा। वो किसी ने क्या खूब कहा ना, ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वही साहब आज हम में नहीं है, लेकिन उनके परस्तार आज भी मौजूद हैं। और इस तमाम गुफ्तगू में आपने क्या महसूस किया? कम से कम मैंने तो ये महसूस किया कि मैं बिल्कुल वहीद मुराद के साथ साथ चल रहा था, और उम्मीद है कि जो वहीद मुराद का प्रस्तार है उसने भी यही सारी बातें फील की होंगी। बरफत साहब से इजाज़त लेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी मालूमात इन्होंने हमें दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर नवाजें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बरफत साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाखों ही मुसा